नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन जो क्लासेस है हमारी संभव क्लासेस उसमें हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे से इसी तरह बने रहिए ताकि हमारे द्वारा जितना भी आपको बेनिफिट है वो आपको मिलता रहे। ओके, तो देखो मेरा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 बहुत बड़ा है। डेली मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बोल रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो चल रहा था जनन। ओके, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो नर जनन तंत्र है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना इसके अंदर, देखो जो 10th वाले बच्चे इसको लेक्चर को लेते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो बुक्स के अंदर नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताता हूँ। तो मेरा जो मकसद है वो ये रहता है कि आपको जितना भी नॉलेज है जो आपके लेवल का है वो आपकी बुक से रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं काम में आएगी। क्योंकि यदि मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था कि यदि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते हो और कुछ एक्स्ट्रा लिखते हो तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलते हैं। अन्यथा क्या है, बुक्स पढ़ के तो 100 में से 100 ला नहीं सकते। ओके, तो देखो उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मादा जनन तंत्र। ओके, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। ओके, तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। अच्छा टॉपिक है। जिस प्रकार से हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था उसी प्रकार से क्या है मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो देखो एक मैं बता दूं आपको बेटा कि मादा जनन तंत्र जो है जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो देखो ये जो सिस्टम है हमारा फीमेल वाला जो सिस्टम है ये थोड़ा कंसिस्टेंट संरचना है। आपको पता भी होगा कि जो फीमेल होती है एज ए माता के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक नए जीव का जो निर्माण है वो माता के गर्भाशय के द्वारा ही होता है। तो ये थोड़ी कंसिस्टेंट संरचना है और अच्छा भी टॉपिक है, नॉलेज बेसिस पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से हमने नर जनन तंत्र को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, तो उसी प्रकार से हम इसको भी पढ़ेंगे कि मादा जनन तंत्र जो होता है वो भी क्या होता है 2 भागों में विभाजित रहता है। तो देखो जो मादा जनन तंत्र है उसके अंदर मैंने पहले आपको कुछ बताया था। मैंने कहा था कि जो प्राथमिक जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके अंदर युग्मकों का निर्माण करते हैं, और जो द्वितीयक अंग होते हैं वो क्या होते हैं कि उसकी जो जनन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर मदद करते हैं। क्योंकि जो सहायक भाग होते हैं या एक्सेसरी जो ऑर्गन होते हैं वो उसी के लिए बने होते हैं कि जो मेनली हमारा जो पार्ट है इसके अंदर वो गैमेट्स से युग्मक है, उन युग्मकों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जो भी संरचनाएं उसके अंदर भाग लेती है ना वो उसकी एक्सेसरी ऑर्गन कहलाती है। ओके, तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो प्राथमिक जो जनन अंग है, सबसे पहले हम इसको बांटेंगे 2 भागों में, जिसके अंतर्गत पहला है प्राथमिक जनन अंग। ओके, जिस प्रकार से हमने नर में पढ़ा था उसी प्रकार से हम मादा में पढ़ेंगे। और दूसरा है द्वितीयक जनन अंग। ओके बेटा, तो देखो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राथमिक जो जनन अंग होते हैं उन प्राथमिक जनन अंगों के अंदर जिस प्रकार से हमने नर के अंदर वृषण लिए थे, और वो इसलिए लिए थे क्योंकि वृषण जो है वो हमारी मेन आधारभूत संरचना होती है जो युग्मकों का निर्माण या फिर स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि मादा जनन जो तंत्र जो होता है उसके अंदर भी उसकी जो महत्वपूर्ण और प्रमुख जो अंग होता है वो होता है उसका अंडाशय। वो क्या होता है उसका अंडाशय। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक जो जनन अंग है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अंडाशय को, क्योंकि जो अंडाशय होता है उस अंडाशय के द्वारा ही क्या होता है कि मादा युग्मकों का निर्माण होगा। तो देखो ये अंडाशय है जिसको हम इंग्लिश के अंदर ओवेरी बोलते हैं, और इस अंडाशय के द्वारा क्या होता है जो मादा युग्मक है, ओके, जो मादा युग्मक है जिसको हम फीमेल गेमेट बोलेंगे, फीमेल गेमेट है ना, गेमेट वर्ड याद रखना, गेमेट का मतलब युग्मक ही होता है। ओके, तो देखो जो मादा युग्मक है जिसको हम बोलेंगे अंडकोशिका या फिर अंडा। ओके, अंडकोशिका भी बोल सकते हो या फिर अंडा भी बोल सकते हो। ओके, ये इसका क्या होता है इसमें निर्माण होता है। अब देखो एक यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं आपको जो आगे भी आपके काम में आएगी। क्या होता है कि जो प्राथमिक जो जनन अंग है उनके द्वारा जिन युग्मकों का निर्माण होता है, चाहे तो शुक्राणु ले लो चाहे आप अंडाणु ले लो,
ये दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है, देखो मैंने यहाँ पे कोशिका लिखा है, ओके। तो ये एक प्रकार की कोशिका भी होती है, शुक्राणु भी कोशिका है, अंडाणु भी कोशिका है, ओके। तो अब क्या होता है कि ये जो शुक्राणु या जो अंडाणु होते हैं ना, ये हमेशा और हमेशा अगुणित संरचना होती है। ये पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि शरीर की एकमात्र ऐसी संरचना जो अगुणित होती है वो संरचनाएं होती है हमारे युग्मक, ओके। बाकी शरीर की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो हमेशा द्विगुणित आपको मिलेगी, है ना। शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, प्रत्येक जो कोशिका होती है हमारी बॉडी की, वो प्रत्येक कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है। और इस द्विगुणित का मतलब होता है कि इसके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन हमारे जो युग्मक है वो युग्मक क्या होते हैं, अगुणित संरचना होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो उसके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, अगुणित है जिसको n से डिवाइड करते हैं, और इसका मतलब हुआ 23 गुणसूत्र, क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको अगुणित संरचना कहते हैं, ओके। तो इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडाशय को, ओके। ये पहला हो गया अंडाशय। अब देखो द्वितीयक भाग के अंदर उन भागों को हम पढ़ेंगे जो भाग क्या होते हैं, अंडाशय के द्वारा स्त्रावित होने वाली जो अंड कोशिका है, उस अंड कोशिका को आगे की ओर ट्रांसफर करते हैं, या फिर उसका जो भी पोषण करते हैं, ठीक है, या उसके किसी भी कार्य के अंदर हेल्प करते हैं। तो वो चीजें जो है हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर हम सबसे पहले हम जो अंडाशय होता है, अभी डायग्राम से मैं वापस आपको समझाऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। जो अंडाशय होता है वो अंडाशय फिर बाद में जो जुड़ा रहता है वो संरचना होती है, प्रथम संरचना, जिसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी नलिका भी कह सकते हैं, ओके। अंडवाहिनी नलिका, जिसको इंग्लिश के अंदर फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ये इंपोर्टेंट है इंग्लिश टर्म, फैलोपियन ट्यूब। इसको आपको क्लियरली याद रखना है ना, इसको एफटी या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये होगी हमारी प्रथम संरचना, जिसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब, ओके। अब जो फैलोपियन जो ट्यूब होती है वो आगे जाके फिर बाद में गर्भाशय का जो भाग होता है ना, उसके अंदर खुलती है, ठीक है। तो जो गर्भाशय है उस गर्भाशय को हम पढ़ेंगे, ओके। गर्भाशय आप समझ रहे हो, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। और हमारा जो हम कहते हैं ना पेट, ये पेट यानी पेट जो है वो जिस चीज को बोलते हैं वो होता है हमारा स्टोमक वाला पार्ट, आमाशय वाला पार्ट, ओके। और ये जो गर्भाशय होता है, ये जो माता होती है, ये फीमेल होती है, उस फीमेल के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो हमारा आमाशय होता है, उसके नीचे की ओर पाया जाता है। और इसको हम एक तरीके से बच्चेदानी भी कहते हैं। इसके अंदर बच्चे का जो है निर्माण होता है। तो ये यूट्रस वाला जो भाग है वो एक अलग भाग है, ओके। जो हमारा पेट होता है, उस पेट के, हमारी नहीं, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल के अंदर जो पेट होता है, उस पेट के जस्ट नीचे, जिसको अपनी लैंग्वेज के अंदर पेडू भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो वो जो चीज होती है वो क्या कहलाता है, उसका गर्भाशय, ओके। अब गर्भाशय के अंदर क्या है, उसको हम 2-3 भागों के अंदर बांट के हम उसको पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद में देखो गर्भाशय के बाद में हम जो संरचना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनन अंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, योनि। क्या बोलते हैं, योनि, ओके। उसके बाद में हम संरचना को पढ़ेंगे, योनि को। तो देखो ये जो है मुख्यतः इसके 3 ही भाग है, बाकी इसके अंदर कई प्रकार के भाग आएंगे जो आपको भी तो डायग्राम में आपको बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में समझाऊंगा। तो जनरली हम क्या होंगे, द्वितीयक जो अंग होते हैं उनके अंदर हम इन संरचनाओं को पढ़ेंगे। ये बेसिकली 3 संरचना होती है, जिसके अंदर एक तो आपको मिलेगी अंडवाहिनी, ओके। उसके बाद में जो अंडवाहिनी है वो गर्भाशय के अंदर ओपनिंग होगी, और जो गर्भाशय है और गर्भाशय अंतिम रूप से फिर योनि के अंदर ओपनिंग होगा। तो ये हमारे को आज का ये जो है पार्ट पढ़ना है, ओके। तो देखो आगे चलते हैं हम, विद डायग्राम के रूप में हम देखेंगे इसको, ओके। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो डायग्राम है मैंने आपको दिखा रखा है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि ये जो डायग्राम आपको इस तरीके से दिख रहा होगा ना, जैसे गाय होती है, गाय का जो सींग है, देखो ये 2 सींग इधर निकल रखे हैं ना, ये गाय का जो है ऊपर वाला पार्ट है ना, सर वाला। और फिर बाद में देखो ये गाय का मुख है। इस तरीके से ये संरचना बहुत ही संरचना है, और जनरली इसका जो डायग्राम है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये याद रखना आप, जनरली जो डायग्राम है वो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो देखो इसके अंदर जो संरचना है वो आपको दिखाई गई है हमारे गर्भाशय की या फिर हमारे मादा जनन तंत्र की। तो देखो मादा जनन तंत्र के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मैं बाकायदा डायग्राम के ऊपर में लाइनिंग खींच के आपको पूरा बताऊंगा इसको जनरली कैसे बनाया जाता है। देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से लेके इस तरीके से आपको ये जो है ये आपको अंडवाहिनी बनानी है, और फिर इस तरीके से इसको
यहां तक लेके आना है। ओके, तो इसी प्रकार से देखो ये यहाँ पे जो अंडवाहिनी है जोड़ी में होती है, ये अंडवाहिनी यहाँ से निकल के आ रही है यहाँ से जाके, और इस तरीके से इस संरचना को आपको बनाना। ओके, अब देखो इसको डबलिंग करो, द्विस्तरीय है ये इस तरीके से, और ये गर्भाशय का ऊपरी भाग है जिसको हम फंडस बोलते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। ये देखो संरचना इस तरीके से बनाएगी, यहाँ पे अंगुली नुमा ये प्रवर्ध आपको बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये संरचना आपको देखो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा मादा जनन तंत्र है उसके अंदर ये जो महत्वपूर्ण भाग है ये गर्भाशय वाला भाग है। इस गर्भाशय का जो भाग होता है उसकी दीवार से एक लिगामेंट होता है इस तरीके का, उस लिगामेंट के द्वारा यहाँ पे देखो ये अंडा से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो देखो अब इस संरचना को आपने देख लिया होगा मैंने किस तरीके से बनाया, बहुत ईजी संरचना है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है अंडा से जो मादा के अंदर जिस प्रकार से वर्षण पाए जाते हैं उसी प्रकार से एक जोड़ी के रूप में ये अंडा से पाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, ये जो अंडा से है ये आपको दिख रहे हैं, दोनों तरफ जो है ये अंडा से इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये वाला, ओके, ये जो संरचना होती है ये संरचना अंडा से की संरचना होती है, ये वाली संरचना जिसको इंग्लिश में उधर लिखा हुआ, चलो इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, अंडा से। ये हमारा प्रमुख मादा जनन अंग है जिसके द्वारा क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है या अंडाणु का निर्माण होता है। ओके, तो ये देखो अंडा से आपको दिखाई दे रहा है, अंडाकार शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। ओके, ये जो अंडा से होता है ना, ये अंडा से क्या होता है कि हमारा जो माता का जो गर्भाशय होता है या फीमेल का जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय की जो दीवार होती है उस दीवार के माध्यम से यहाँ से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। देखो ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये लिगामेंट है जो हमारा जो गर्भाशय होता है। देखो इस तरीके से ये क्या होता है, फीमेल का गर्भाशय है। ओके, इस गर्भाशय की जो दीवार होती है ये अंतिम जो दीवार, वैसे गर्भाशय की जो है 3 दीवारें होती है, ध्यान रखना है ना। गर्भाशय जो है उस गर्भाशय की 3 दीवारें होती है, बाद में मैं जब गर्भाशय बताऊंगा तो बताऊंगा वापिस। तो इस गर्भाशय की जो बाहरी जो दीवार होती है ये वाली बाहरी दीवार है, इस दीवार को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखो, हाँ, एक्सोमेट्रियम, इसको हम बोलते हैं एक्सोमेट्रियम। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। तो इस गर्भाशय की जो बाहरी जो दीवार होती है उस बाहरी दीवार से लिगामेंट के द्वारा पेशी एक संरचना होती है, एक प्रवर्ध होता है, उस लिगामेंट के द्वारा क्या होता है, ये जो अंडाशय होता है वो इससे लगा हुआ रहता है। और एक तरफ से ये जो अंडाशय होता है ना, ये हमारा जो श्रोणी मेखला वाला पार्ट होता है, क्योंकि ये जो संरचनाएं होती है ना ये कहाँ पे स्थित होती है, हमारे जो श्रोणी वाला जो भाग होता है, ठीक है, श्रोणी वाले भाग के जस्ट ऊपर की ओर ये स्थित होती है। और जो किडनी होती है ना, किडनी या वक्र, उन वक्रों के नीचे की ओर ये संरचना जो है आपको ये अंडवाहिनी दिखाई देगी। ओके, तो ये देखो गर्भाशय के दोनों ओर ये जो आपको ओवेरी या अंडा से दिखाई दे रहे हैं, ये गर्भाशय की बाहरी दीवार जो होती है उस बाहरी दीवार के द्वारा ये यहाँ पे बंधे हुए रहते हैं। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो आगे आपको ये देखो, ये संरचना जो दिख रही है लंबी एक पाइप के आकार की, जो एक ट्यूब के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हमने क्या बोला, फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। तो ये है अंडवाहिनी जो क्या होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब देखो महत्वपूर्ण चीज जो है वो क्यों है, देखो क्या होता है कि जो अंडवाहिनी होती है ना, ये अंडवाहिनी 3 भागों में बांटी गई है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, अंडवाहिनी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो देखो ये तो हो गया प्रथम भाग इसका, ये हो गया द्वितीय भाग, और ये हो गया इसका तृतीय भाग। 3 भागों में ये बांटी गई है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो प्रथम जो भाग होता है, ये प्रथम जो भाग होता है, इस प्रथम भाग को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। याद रखना, इनफंडिबुलम प्रथम जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ओके, अब देखो जो द्वितीय भाग होता है इसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। ओके, और जो तृतीय जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं इस्तमस। क्या बोलते हैं, इस्तमस। ओके, तो ये 3 भागों के अंदर क्या है, ये अंडवाहिनी क्या होती है, बटी रहती है, जिसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ओके, अब देखो ये महत्वपूर्ण संरचना किस लिए, वो आगे मैं आपको पूरा वेरीफाई करूंगा। उसके बाद में चलते हैं कि जो अंडवाहिनी होती है वो अंडवाहिनी फिर बाद में क्या होती है, माता का जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय के अंदर देखो ओपन हो रही है, ये माता का गर्भाशय वाला पार्ट है। देखो ये वाला जो भाग है ना, आपको इस तरीके से ये वाला भाग, ओके, ये देखो बेटा ये वाला भाग। ओके, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है
ये वाला अंदर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ये होता है माता का गर्भाशय। ओके, वैसे पूरे इस भाग को हम गर्भाशय बोलते हैं। ये जो गर्भाशय है ना वो 3 भागों में बटा हुआ है। देखो गर्भाशय को 3 भागों में बांट रखा है पूरी इस स्ट्रक्चर को। इसके अंदर जो पहला भाग होता है ना, ये वाला भाग, ऊपर वाला जो उभरा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं फंडस भाग। क्या बोलते हैं? फंडस। तो ये क्या हो गया? फंडस भाग हो गया। ओके, दूसरा जो भाग होता है, जो मेन भाग होता है, जहां पे बच्चे का निर्माण होता है या भ्रूण का परिवर्तन होता है, उस दूसरे वाले भाग, ये वाला जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वेक्स भाग। क्या बोलते हैं? सर्वेक्स। सॉरी, इस भाग को नहीं बोलते। सर्वेक्स जो भाग होता है, जिसको हम ग्रीवा भाग बोलते हैं, ये वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्वेक्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ओके बेटा, हाँ। और ये होता है, इसका क्या होता है? मध्य वाला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनली यूट्रस बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको मेनली जो ये होता है जहां पे भ्रूण का परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस या फिर गर्भाशय। तो यहाँ पे ये जो संरचना है, मध्य वाली जो संरचना है, जिसको हम गर्भाशय या फिर गर्भाशयी काय बोल सकते हैं, गर्भाशयी काय बोल सकते हैं, गर्भाशयी बॉडी। ओके, तो ये तो होगी। दूसरा जो भाग है वो तो क्या हो गया? गर्भाशयी बॉडी या गर्भाशयी काय। पहला भाग जो हो गया वो फंडस, और तीसरा जो भाग है वो क्या कहलाता है? सर्वेक्स या फिर ग्रीवा। ओके, और फिर आगे जो ये है, इसको हम सर्वेक्स केनाल या फिर ग्रीवा नाल भी बोल सकते हैं। जो आगे चल के फिर बाद में क्या है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये होता है योनि की स्ट्रक्चर बता रखी है, इसको वेजाइना या फिर योनि बोलते हैं। इस तरीके से ये जो भाग है आगे की तरफ आपको योनि में परिवर्तित मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा? गर्भाशय वाला भाग। ओके, आगे देखो, आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या है कि ये जो संरचना है, चलो इसके बारे में मैंने बता दिया। ये जो संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं? योनि। जो प्रमुखता क्या होता है कि फीमेल के अंदर जो मैथुन की जो क्रिया होती है, जिस प्रकार से नर के अंदर मैथुन की जो क्रिया है वो सीसन के द्वारा या फिर पेनिस के द्वारा संपन्न होती है, उसी तरीके से क्या होता है कि फीमेल जो होती है उसके अंदर जो मैथुन या कॉपुलेशन की जो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया कहाँ होती है? योनि के अंदर संपन्न होती है। अब देखो, इनको फिर बाद में मैं पूरा एक एक बता के आपको वेरीफाई करूंगा। फिलहाल मैं डायग्राम के अंदर मैंने स्ट्रक्चर को बताया है। तो अब देखो, हम आगे चलते हैं, एक एक भाग को लेंगे और एक एक भाग को हम आराम से पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा था, जो मादा जननांग है उसके अंदर पढ़ा, उसके अंदर हम प्राथमिक जो जनन अंग है उसका, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्राथमिक जनन अंग के अंदर हम पढ़ेंगे अंडाशय को। ओके बेटा, तो देखो ये होता है अंडाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी। हाँ भाई, देखो आपने डायग्राम के अंदर वो संरचना देखी है आपने, ये अंडाकार शेप में इस तरीके से होता है। ओके, देखो इस तरीके से होता है, और जो हमारी किडनी होती है, वक्र होते हैं, उन वक्रों के नीचे ये उपस्थित होता है। और लगभग देखो इसकी जो लंबाई होती है ना, इसकी जो लगभग लंबाई होती है इसमें, वो लगभग 7 सेंटीमीटर मानी गई है। ओके, 7 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। ओके, और उसके अलावा क्या होती है, इसकी अगर चौड़ाई की या मोटाई की बात करते हैं तो ये लगभग 3 से लेके और 5 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, तो देखो यदि मैं इसमें बात करता हूं कि ये जो है इसकी जो स्थिति होती है, वो स्थिति कहां होती है? वक्रों के नीचे, वक्रों के नीचे। ओके, श्रोणी भाग में, श्रोणी भाग में। ठीक है, संख्या जो है इनकी कितनी होगी आपको अभी मैंने बताया था, ये जोड़ी में होते हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं संख्या कितनी होगी? ये 2 होगी। ओके, तीसरी बात कि ये जो अंडाशय होते हैं, ये अंडाशय जो गर्भाशय होता है या जो गर्भाशय की जो दीवार होती है, जो बाहरी दीवार होती है, उस बाहरी दीवार से एक लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं गर्भाशय दीवार से क्या होते हैं? ये लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। गर्भाशय दीवार से लिगामेंट के द्वारा, लिगामेंट से जुड़े। ओके, हाँ भाई, आगे देखो, ये हो गई हमारी इसकी स्थिति और इसकी जो आकार है, आकृति। उसके अलावा क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अंडाशय के बारे में, वो आप जानते हो क्या है कि जो अंडाशय है वो हमारा महत्वपूर्ण जो प्रथम ऑर्गन है, जिसके द्वारा क्या होता है, किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ओके, अभी मैंने बताया था अंडाणु जो है, जिनको हम युग्मक बोलते हैं, वो उन युग्मकों का निर्माण होता है। अब देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडाशय के अंदर ऐसी कौन सी संरचना पाई जाती है जिससे के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है? तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी पुट्टिकाएं पाई जाती है ना। अंडाशय जो होता है उसके अंदर देखो इस तरीके से छोटी छोटी अंडाकार शेप के अंदर इस तरीके से पुट्टिकाएं पाई जाएगी, जिसको हम अंडाशयी पुट्टिकाएं या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। देखो
पुट्टिकाएं पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, अंडाशयी पुट्टिकाएं, अंडाशयी पुट्टिकाएं, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो ये जो अंडाशयी पुट्टिकाएं होती है ये इस अंडाशय के अंदर पाई जाती है, और ये जो अंडाशयी पुट्टिकाएं होती है वही फिर बाद में क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है, ध्यान रखना, ग्राफियन पुट्टिकाएं। अब देखो मैं थोड़ा सिलेबस से आउट जाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि जो ये ग्राफियन पुट्टिकाएं होती है ना, ये ग्राफियन पुट्टिकाएं क्या होती है, डायरेक्टली अंडाणु का निर्माण नहीं करती, इसके अंदर अंडे उपस्थित रहते हैं लेकिन वो अपरिपक्व अवस्था में रहते हैं। जब ये परिपक्व अवस्था में आते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो ग्राफियन पुट्टिका जो होती है वो क्या होती है, परिपक्व होती है। तो परिपक्व होने के बाद में इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है और उसको हम बोलते हैं, एक मिनट यहीं लिख देता हूं, यदि मान लो इस ग्राफियन पुट्टिका की जो परिपक्व अवस्था है, परिपक्व जो अवस्था है, उस परिपक्व अवस्था को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। याद रखना इसको, इंपोर्टेंट है ये, कार्पस ल्यूटियम। देखो एक बार क्वेश्चन आया था कि यदि मान लो कि जो अंडाणु होता है वो अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलने के बाद में जो संरचना रिक्त रह जाती है और बाद में एक प्रकार से एक ग्रंथि के रूप में कार्य करने लग जाती है, कुछ हार्मोन का स्त्रावण करने लग जाती है, तो उस संरचना का नाम क्या है, उस संरचना का नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक प्रकार की ग्राफियन पुट्टिका ही है, लेकिन वो एक परिपक्व अवस्था में आ जाती है, और ये परिपक्व अवस्था फिर बाद में क्या करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। तो ये आपको महत्वपूर्ण संरचना है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। ओके बेटा, अब आगे देखो आगे क्या है कि जो अंडाशय होता है उस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु उपस्थित होते हैं, और एक निश्चित अवधि के बाद में जो अंडा है या अंडाणु है वो उस अंडाशय से पृथक होता है या बाहर आता है। और सबसे पहले जो अंडा है वो उस अंडाशय से निकलने के बाद में सबसे पहले अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाता है। ओके, तो अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है, और इसकी जो अवधि होती है पर मंथ, इसकी जो अवधि होती है वो होती है, एक अंडा जो है वो पर मंथ इससे निकलता है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि जो नर जनन तंत्र है या नर भाग है उसके अंदर क्या होता है कि हमेशा यानी हमेशा युग्मकों का निर्माण होता है, हमेशा युग्मक बनते हैं, और 13 या 14 साल की उम्र के बाद में जो मैच्योरिटी स्टेज में आता है तो उसके युग्मकों का निर्माण होने लग जाता है। लेकिन इस चीज में क्या है, देखो महिलाओं के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो जब माता के पेट में रहती है, ओके, जब बच्ची होती है वो माता के पेट में रहती है, उसी दौरान जब उसका उस जीव का या फिर उस बच्ची का परिवर्तन होता है या वो बनती है, तो उसी दौरान क्या होता है कि उसके अंडाशय के अंदर जो ये अंडाशय पुट्टिकाएं होती है या फिर जो अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, प्री डिफाइन हो जाते हैं, पहले से बन चुके होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, वो अस्थायी अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में वहाँ पे रहते हैं। और जब बच्ची बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद में जब उसकी मैच्योरिटी स्टेज आती है, प्यूबर्टी में वो आती है, तो उस दौरान क्या होता है कि उसके ये जो अंडाणु है वो परिपक्व अवस्था में होकर या सक्रिय अवस्था में आके फिर बाद में पर मंथ एक जो अंडा होता है वो बाहर निकल के आता है। तो याद रखना इसमें ये जो अंडे होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, तो ये था हमारा क्या, अंडाशय वाला भाग। अब देखो इसमें ज़्यादा मैं आउट नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जैसे अंडाशय के अंदर की जो बाहरी जो दीवार होती है, जिस प्रकार से हमने ट्यूनिका एल्ब्यूजिना उसके अंदर पढ़ा था वर्षण के अंदर, उसी प्रकार से इसके अंदर भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना पाई जाती है। उसका कलर जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। ओके, तो ये था हमारा अंडाशय वाला भाग। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो दूसरा जो भाग है उस दूसरे भाग को हमने क्या बोला, अंडवाहिनी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, अंडवाहिनी। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अंडवाहिनी होती है वो अंडवाहिनी भी हमारी जो एब्डोमेन कैविटी गर्भाशय जो नाल होती है और वक्रों के नीचे से होके, है ना, और जो हमारा जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय के द्वारा ये जुड़ी रहती है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ गर्भाशय के अंदर होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, गर्भाशय में क्या होती है, ये ओपन होती है। ओके, दूसरी बात, इसकी जो लंबाई होती है पर अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है। ओके, अब इसको क्या है कि 3 भागों में बांटा गया है, तो मैं उसके भागों के नाम भी लिख देता हूं। जो प्रथम भाग होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ओके, जो द्वितीय जो भाग होता है उस द्वितीय भाग को हम बोलते हैं एम्पुला, और जो तृतीय भाग होता है उसको बोलते हैं इस्तमस। ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा कुछ इस्तमस। ओके, देखो क्या होता है बेटा
कि जो अंडा होता है वो सर्वप्रथम निकल के अंडवाहिनी के अंदर जाता है, ठीक है। और जो अंडवाहिनी है उस अंडवाहिनी की जो संरचना है, देखो डायग्राम के अंदर मैंने इस तरीके से बताई थी आपको, वो इस तरीके से है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये देखो अंतिम भाग इस तरीके से इसका निकला हुआ रहता है, ओके। तो ये जो अंडवाहिनी होती है, यहाँ से अंडा क्या होता है, ये अंडा से चिपका रहता है। तो अंडवाहिनी के अंदर क्या होता है कि ये वाली जो अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध निकले होते हैं, जो इस अंडा से चिपके हुए होते हैं, आंशिक जो है उनका क्या होता है, इससे अटैचमेंट रहता है, तो ये चिपके रहते हैं। इस संरचना को हम बोलते हैं फिम्बरी, इसका नाम फिम्बरी है और इसको झालर भी बोला जाता है, ओके। फिम्बरी या फिर झालर भी बोला जाता है, ओके। तो देखो क्या होता है कि जैसे अंडा इससे बाहर निकलता है, हमारी जो ग्राफीन पुट्टिका है उससे बाहर निकलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके द्वारा ये ले लिया जाता है, ठीक है। अब आगे जाके क्या होती है, ये ऐसी पेशी संरचना होती है जिनके अंदर क्या होता है, संकुचन पाया जाता है, गतिशीलता होती है, जिसके दौरान क्या होता है कि जो अंडा होता है वो आगे की ओर चलता रहता है, अंडा जो है वो आगे ट्रांसफर होता रहता है। और क्या होता है कि ये इसका जो तृतीय भाग है, यहाँ पे देखो ये इसका तृतीय भाग है, इसको हमने बोला था इस्तमस, इस्तमस, और ये जो भाग है इसको हमने बोला था एम्पुला। अब क्या होता है कि जो ये अंडा होता है वो आगे जाता रहता है, जाता रहता है, जाने के बाद में क्या होता है कि ये जो इस्तमस वाला भाग और एम्पुला वाला जो भाग होता है, इसके मध्य भाग के अंदर ये अंडा है जो अपनी गतिशीलता को बंद कर देता है, यहाँ पे आके ये उपस्थित हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद में ही फिर बाद में क्या होता है कि जो मादा की योनि है, उस मादा की योनि के द्वारा, देखो एक बार डायग्राम में वापस बता दूं, देखो बेटा, ये मैंने बताया था कि जो अंडा है यहाँ से निकल के आगे जाता है, आगे जाने के बाद में जैसे यहाँ इस जगह उपस्थित हो जाता है, ओके। उपस्थित होने के बाद में क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, वो शुक्राणु यहाँ से प्रविष्ट होते हैं, इस तरीके से आगे की ओर जाते हैं, और बताया था मैंने बहुत ज़्यादा इनकी संख्या होती है इस तरीके से। तो इनमें जो सर्वोत्तम जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो क्या होता है, आगे जाता है, और वो आगे जाने के बाद में यहाँ पे इस जगह क्या होता है, इस अंडे के द्वारा निषेचित हो जाता है, ठीक है। इस अंडे के द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है, जो संलयित होता है वही शुक्राणु फिर बाद में आगे काम में आता है, बाकी जो शुक्राणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये एक शुक्राणु इस अंडे के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, संलयित हुआ, और इस प्रोसेस को हम निषेचन बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा पूरा कि अंडे का जो निषेचन होता है वो भी क्या होता है, यहीं पे होता है, ओके। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अंडे का निषेचन हो गया। तो अंडवाहिनी जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अंडवाहिनी वो संरचना होती है जिस संरचना के द्वारा क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया जो है, निषेचन जो है वो इसी भाग के अंदर संपन्न होता है। और निषेचन क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, शुक्राणु प्लस अंडाणु, समझ गए। शुक्राणु और जो अंडाणु है उन दोनों का जो मिलन स्थल है वो कहाँ पे है, अंडवाहिनी में ही है। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो भी किसके द्वारा होती है, अंडवाहिनी के द्वारा होती है। उसके बाद में जो अंडवाहिनी होती है वो किसके अंदर ओपनिंग होती है, अंडवाहिनी की, हमारे गर्भाशय के अंदर। तो देखो अगला वाला जो भाग है वो होता है इसका गर्भाशय, बहुत ईजी है, छोटी छोटी इसकी संरचनाएं, एक एक को हम विस्तार से हम पढ़ रहे हैं, ओके, जितना अपने सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो गर्भाशय होती है वो एक बड़ी एक नाल होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, एक सबसे बड़ी संरचना होती है। जैसे उल्टी नाशपति होती है ना, उल्टी नाशपति है ना, देखो इस संरचना में आपको दिखाई देगा, उल्टी नाशपति के आकार की ये आपको दिखाई देगी, है ना, ये देखो उल्टी नाशपति हम रखते हैं ना, उसी तरीके से ये जो गर्भाशय होता है। और इस गर्भाशय को हमने क्या हुआ कि 3 भागों में बांटा, और जो 3 भाग है उसके, वो पहला भाग जो था उसको हम बोलते हैं जो उभरा हुआ भाग होता है, इसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला जो भाग है उसको हम फंडस भाग बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होता है ऊपरी उभरा हुआ भाग है ना, उभरा भाग, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय जो भाग है उसको हमने बोला था गर्भाशयी काय, गर्भाशयी काय, ओके। जो मध्य का भाग होता है जहां पे क्या होता है, भ्रूण का परिवर्तन होता है। और जो तृतीय भाग है उसको हमने क्या बोला था, सर्वेक्ष या फिर ग्रीवा भाग। अब देखो बेटा, ग्रीवा जो भाग है वो किस काम में आएगा, शुक्राणुओं को अंदर लेने के काम में आएगा। जब शुक्राणु योनि के द्वारा आते हैं तो सबसे पहले ये ग्रीवा भाग के अंदर प्रवेश करते हैं, और ग्रीवा भाग से होते हुए फिर बाद में कहाँ आते हैं, गर्भाशय काय में आते हैं। फंडस जो भाग होता है ना, वो ऊपरी गुम्बदाकार जो आकृति में आपने देखा था वो भाग होता है, तो इसका कोई इतना महत्व नहीं है। ये सेफ्टी के लिए है कि गर्भाशय जो है उसकी जो दीवारें होती है ना वो इसके भाग को बनाती है, ओके। और ये होता है मध्य भाग, जिसको हमने गर्भाशय कहा था, जहां पे क्या होता है, ये भाग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस भाग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद में क्या होता है, सबसे पहले युग्मनज का निर्माण होगा। आगे बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लेना कि युग्मनज क्या है, एक नई चीज आएगी जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होने के बाद में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होने लग जाता है। तो ये मान के चलो जो भ्रूण होता है, अब वहां पे मिलन तो हुआ था शुक्राणु अंडाणु का, लेकिन मिलन होने के बाद में वो वहां पे नहीं रहते, फिर वो नीचे गर्भाशय के अंदर आ जाते हैं। तो गर्भाशय के अंदर जो आने के बाद में क्या होता है
कि जैसे जो भ्रूण होता है, ठीक है, जो भ्रूण होता है उस भ्रूण का जो रोपण होता है, भ्रूण का रोपण, अभी बताऊंगा रोपण क्या होता है। भ्रूण का जो रोपण होता है वो इस गर्भाशय का या फिर गर्भाशय के अंदर होता है। देखो मैं वापस एक बार डायग्राम के अंदर मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये दोनों इनका मिलन हुआ या निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद में यहाँ पे आते हैं इस जगह, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में ये एक प्रकार से हमने कह दिया भ्रूण है, ठीक है। तो ये जो भ्रूण होता है इस भ्रूण का रोपण होता है। यहाँ पे देखो ये जो भ्रूण है, आपको ये भ्रूण दिखाई दे रहा है, इस भ्रूण का क्या होता है फिर रोपण होता है इसकी गर्भाशय दीवार से, है ना। और आपने पढ़ा भी होगा हमारी जो महिला की जो नाभि रज्जु होती है, अम्बिलिकल कोड कहते हैं जिसको हम मारवाड़ी में सुंडी भी बोलते हैं। तो सुंडी होती है अंदर की तरफ, ये है क्या कहलाती है, नाभि रज्जु, है ना, नाभि, ठीक है। तो इस नाभि के द्वारा क्या होता है, नाभि रज्जु की संरचना यानी एक रज्जु जैसी संरचना निकलती है धागे जैसी, और इस संरचना के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भ्रूण होता है उस भ्रूण का जो रोपण होता है, रोपण का मतलब वहां पे वो अटैच होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण रोपण। तो जो ये भ्रूण का जो रोपण होता है वो गर्भाशय की दीवार से होता है, और गर्भाशय की दीवार के अंदर किससे होता है, अम्बिलिकल कोड से, ठीक है। अम्बिलिकल जो नाभि होती है उसके द्वारा, नाभि से नाभि रज्जु की नामक एक संरचना होती है, उसके द्वारा क्या होता है, उसका रोपण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भ्रूण का रोपण हो गया। तो ये महत्वपूर्ण संरचना है गर्भाशय, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भ्रूण का रोपण होता है। दूसरी बात देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय के अंदर क्या होती है, 3 दीवारें होती है ना, 3। गर्भाशय की जो दीवार होती है ना, गर्भाशय की जो दीवार होती है ना, वो 3 दीवारें होती है। देखो एक तो होती है बाहरी दीवार, ठीक है, एक होती है मध्य दीवार, ओके, जो इसको हम, एक तो होगी उसकी एक्सटर्नल बाहरी वाली दीवार, ठीक है, और दूसरी क्या होगी उसकी मध्य वाली दीवार, और तीसरी जो दीवार होती है वो होती है आंतरिक दीवार, ओके। जैसे गर्भाशय का इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया था, ओके। तो ये जो आंतरिक जो दीवार होती है ना, इस आंतरिक दीवार को, ये इंपॉर्टेंट है, आंतरिक दीवार, आंतरिक जो दीवार होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, याद रखना, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और ये जो एंडोमेट्रियम होती है ना, इन एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो लगातार चलती रहती है ना। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि जो आंतरिक दीवार होती है, उस आंतरिक दीवार पे क्या होती है, ये बड़ी होती है, और इस दीवार में क्या होता है कि भ्रूण को देने के लिए जितना भी संपूर्ण पोषण होता है वो इसके ऊपर विद्यमान होता है, ओके। जो आंतरिक दीवार होती है उसके ऊपर भ्रूण को पोषण देने के लिए जिम्मेदार जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। यदि मान लो वहां पे भ्रूण का परिवर्तन होता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होने के बाद में यदि भ्रूण वहां पे रोपित होता है, तो रोपित होने के बाद में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो दीवार होती है उस दीवार का टूटने के बाद में क्या होता है कि संपूर्ण जो पोषण होता है वो उस भ्रूण को दे दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यदि मान लो कि वहां पे भ्रूण का रोपण नहीं हुआ, ओके, कि जो फीमेल है उस फीमेल के द्वारा जो अंडा है वो अंडे को निकाल दिया गया है, या फिर अंडाशय के द्वारा जो अंडा है वो बाहर निकला है, या अंडोत्सर्ग, एक मैं आपको बताना भूल गया, अंडोत्सर्ग जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अंडोत्सर्ग क्या होता है, ओके। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अंडोत्सर्ग का मतलब ये होता है कि अंडाशय के द्वारा अंडे का बाहर निकलना, एक निश्चित अवधि के बाद में अंडे का बाहर निकलना, वो क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो अंडोत्सर्ग के दौरान जब अंडा बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद में उसका निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन होने के बाद में भ्रूण का परिवर्तन होने लग जाता है, भ्रूण वहां पे आ जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद में यदि मान लो अंडा निकल गया है और उसका निषेचन नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, भ्रूण का निर्माण तो होगा नहीं, तो फिर वो अंडा क्या होता है, 30 दिन या 28 दिन की अवधि होती है, उसके दौरान वो बाहर निकल के आ जाता है। उस दौरान क्या होता है कि जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम, जो आंतरिक जो दीवार थी जो उसके पोषण के लिए पूरी व्यवस्था करती है, वो दीवार भी फिर क्या होती है, टूटने लग जाती है। वो टूट जाती है क्योंकि अब उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है, क्योंकि जो अंडा है वो विदाउट निषेचन के या फर्टिलाइजेशन के वो अंडा है, बिना भ्रूण के निर्माण के वो आ चुका है गर्भाशय के अंदर, और उस अंडे को हम बेकार अंडा बोलेंगे। और वो जो अंडा होता है वो उस एंडोमेट्रियम जो दीवार होती है, जो उसके लिए पहले से तैयारी की गई थी कि जब भ्रूण का रोपण होगा तो उसको पोषण देंगे, तो वो जो पोषण है, अब वो पोषण भी किसी काम का नहीं है, तो वो जो पोषण से युक्त जो एंडोमेट्रियम दीवार होती है वो टूटने लग जाती है। टूटने के बाद में उस अंडे को साथ लेके और बाहर योनि के द्वारा बाहर आ जाती है, और एक स्त्राव सा होने लग जाता है फीमेल के अंदर, जो लगभग 1 से 5 दिन की अवधि तक चलता है। और वो जो स्त्राव होता है, उस स्त्राव को हम बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल या फिर रजोधर्म या आतर्व चक्र, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, आतर्व चक्र। देखो आतर्व चक्र बोलते हैं इसको, रजोधर्म भी बोलते हैं, और इसको एमसी साइकिल, है ना, एमसी साइकिल यानी मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल भी इसको बोलते हैं, और इसको हम पीरियड भी बोलते हैं, ओके। तो ये टर्म आपको याद रखनी है,
कि एक निश्चित अवधि के बाद में क्या होता है, जो अंडा होता है वो एंडोमेट्रियम दीवार के साथ जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, जो उसका गंदा जो पार्ट्स होता है उस पार्ट्स को लेके बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा एक गर्भाशय का भाग जिसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो देखो भ्रूण का रोपण भी इसी भाग में होता है, ठीक है। आंत्र चक्र की जो अवस्था है वो भी इसी भाग में संपन्न होती है, क्योंकि अंडे के साथ जो भी गंदा मटेरियल है वो एक ब्लीडिंग के रूप में, ब्लड के रूप में क्या होता है बाहर आ जाता है, तो वो प्रोसेस भी यहीं पे होती है, ठीक है। भ्रूण का परिवर्तन होता है, यानी बच्चे का पलना जो भी है उसकी पूरी संपूर्ण जो अवस्थाएं होती है वो भी किसमें होती है, गर्भाशय वाले भाग में होती है। ओके बेटा, तो ये था हमारा गर्भाशय वाला भाग। अब इसके अंदर आपके एक अंतिम भाग बचा है, जो आपका टाइम हो चुका है, तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको जो अंतिम भाग है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो अच्छी तरीके से पढ़ना। मेरी यही विश है कि अब स्कूल्स भी ओपन होने वाली है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और कंटिन्यू आप अपनी जो तैयारी है उसको रखें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आपके पास 3-4 महीने का टाइम है, उसके बाद में आपके एग्जाम आ जाएंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।